हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए फाइनल है। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाइनल का एसपीओएम का सेट सी पेपर नंबर 6। ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। बहुत ही इजी पेपर है, बहुत ही अच्छे से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको सिर्फ एक बार तरली मन से जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उनको एक बार देखना है। और लास्ट में मैं शेयर भी करने वाली हूँ कि मेरे पर्सनली एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे मेमोरी बेस्ड। ठीक है, और आप एक बार ये सीरीज देख लो एंड अनडाउटेडली आप 60 प्लस स्कोर इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 लाने की जरूरत क्या है। इससे पहले भी एक फ्रेमवर्क अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मली पार्टीज के बीच में जब डिस्प्यूट अराइज होता है तो पार्टीज कहाँ पे जाएंगी, कोर्ट के पास जाएंगी। बट कोर्ट में जाने का ना थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। सबसे पहले कोर्ट में हम जाएंगे, हमको कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे बड़ी दिक्कत है वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर पार्टीज को कोई भी एक बहुत ही जल्दी डिसीजन लेना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, और वो अगर कोर्ट में प्रॉब्लम चली गई तो वो लटक जाता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है उससे सॉल्व होने के लिए। टाइम कंज्यूमिंग है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। कोर्ट के पास अभी बहुत सारी फाइल्स ऐसे पेंडिंग पड़ी हुई हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास में बहुत सारे डिस्प्यूट अनरिजॉल्व पड़े हुए हैं। तो इसीलिए कोर्ट हमको एक सुविधा देती है कि हम लोग एडीआर मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं। एडीआर का मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आउट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप पहले आपके डिस्प्यूट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करो। उसके अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली पहले भी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट था, बट यूनाइटेड नेशंस ने अलग अलग, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड भी बढ़ रहा है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस भी बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से पार्टीज इंटरनेशनल जब डिस्प्यूट्स होते थे तो ऐसे केस में एक कंट्री का लॉ कुछ और कहता था, दूसरी कंट्री का लॉ कुछ और कहता था। तो यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली है, उन्होंने क्या बनाया हुआ है, जनरल असेंबली में अपने लॉज बनाए हुए हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का मॉडल एक बनाया हुआ है। ठीक है, यूएन के, तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि हम किसको फॉलो करें, अनसिट्राल मॉडल को फॉलो करें। मोस्टली सभी कंट्रीज इसी मॉडल को फॉलो करती हैं। इसका ही ला करके यहाँ पे मोस्टली कॉपी पेस्ट जैसा ही समझ लो, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस करके यही का यही ही हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ताकि क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। इंटरनेशनल ट्रेड में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो इसे हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एडीआर का ब्रीफ। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो उसमें 5 मैकेनिज्म्स की यहाँ पे बात की हुई है। कौन कौन सी मैकेनिज्म्स है हमारे पास, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मेडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत। इसमें से आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन मोस्टली हमारा ये एक्ट है उसके बारे में बात करता है, और सबसे ज्यादा फोकस आर्बिट्रेशन के ऊपर किया गया है, और सबसे ज्यादा वेटेज भी हमारे एग्जाम में आर्बिट्रेशन का आता है। और कॉन्सिलिएशन पार्ट 3 में डिस्कस किया गया है, हमारा चैप्टर नंबर 4 है। और मेडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में दिया गया है, इसे भी हम लोगों को पढ़ लेना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर नंबर 2 है। अभी हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। अभी पार्टीज हैं, ठीक है, पार्टी ए है और पार्टी बी है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए दोनों ही एग्री कर रहे हैं कि हमारे बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है और चलो हम अपना जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट किया। ठीक है, उन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट किया, और आर्बिट्रेशन के केस में इस पर्सन को क्या बोला जाता है, आर्बिट्रेटर। ठीक है, ये आर्बिट्रेटर एक पर्सन भी हो सकता है, ओड नंबर ऑफ पर्सन भी, और एक से ज्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, बट ओड नंबर में होने चाहिए सारे। ठीक है, मोस्टली 1 या 3 रखा जाता है। ठीक है, अभी ये जो आर्बिट्रेटर होगा, वन आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर, उसे क्या बोला जाता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, पार्टीज है यहाँ पे अपने अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं उसे रखेंगी, सब कुछ होगा। उसके बाद से जो आर्बिट्रेटर है ये अपना डिसीजन सुनाएगा पार्टीज को। इस पार्टी का जो डिसीजन होगा, ए सॉरी
जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन होगा ये कोर्ट के डिसीजन के बराबर होता है। कोर्ट के बारे में जो भी डिसीजन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्री ऑफ कोर्ट। बट हम यहाँ पे इसे डिक्री ऑफ कोर्ट नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, अवार्ड। पूरे चैप्टर में, ठीक है, आर्बिट्रेशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, हम इसे क्या बोलेंगे, अवार्ड। आर्बिट्रेशन के केस में ये जो डिसीजन सुनाया गया, अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ए के पार्टी ए एज वेल एज पार्टी बी, दोनों ही पार्टीज के ऊपर ये बाइंडिंग होगा। अभी आप क्वेश्चन पूछोगे तो क्या ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं, अपील नहीं कर सकते हैं इसके आर्बिट्रेटर के डिसीजन के अगेंस्ट? तो सी, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट बनाया ही इसीलिए गया था कि हम हमारा जो डिस्प्यूट है उसे हम इजीली रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये जो कोर्ट का, हमारे जुडिशियल सिस्टम का कोर्ट्स हैं, उसके चक्कर में जल्दी ना पड़ना पड़े वो लूप होल में, वरना वापस से कॉस्टली हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। जो भी इसके जो डिसएडवांटेजेस रिमूव करने के लिए इसे बनाया गया था, वापस से वही कुछ ही सॉल्व फेस करना पड़ जाएगा पार्टीज को। तो जनरली आर्बिट्रेटर है, उसका डिसीजन फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, आप उसे कोर्ट में बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स हैं उसके अगेंस्ट ही चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, वरना आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हो। अभी वो कैसे ग्राउंड हो सकते हैं, जैसे कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो गया, एग्रीमेंट ही हमारा गलत बना था, या फिर विटनेसेस जो भी हैं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद से अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे पार्टीज ने देखो खुद का म्यूचुअली कंसेंट से खुद एग्री करके आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, उन्होंने खुद ने डिसाइड किया कि हमारा आर्बिट्रेटर कौन होगा। कोर्ट में आप जाओगे, ट्रायल जो नॉर्मली कोर्ट का होगा, आपको पता भी नहीं होता है कि अभी कौन सा जज आपकी बात को सुनने वाला है, ठीक है। आपको पहले से नहीं पता होता कि आप डिसाइड कर लो, आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप इस जज को डिसाइड करो कि ये जज मेरा कोर्ट में हमारी जो भी है बातों को सुनेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोसीजर में भी हो सकता है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे कौन कौन से किस तरीके से कैरी होगा, ठीक है। ओरली आप पूरा प्रोसीजर करना चाह रहे हो या रिटर्न में पूरा प्रोसीजर करना चाह रहे हो, कितने आर्बिट्रेटर को। फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट है, वो कोर्ट के केसेस में, और इंडियन एविडेंस एक्ट है, कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे पार्टीज को इतना ज्यादा छूट होता है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपको फॉलो करना है या नहीं करना है, या कुछ प्रोविजंस को ही सिर्फ फॉलो करना है, ठीक है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को और इंडियन एविडेंस एक्ट को। अभी देखिए, डिस्प्यूटिंग पार्टीज अपने डिसीजन मेकर्स को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी होती है, एक बहुत बड़ी बात है आर्बिट्रेशन की, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की, कि पार्टीज का जो भी डिस्प्यूट है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ सॉल्व हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें पब्लिक को नहीं बताना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो वो चीजें कॉन्फिडेंशियल अब नहीं रहेंगी एनीमोर, क्योंकि कोर्ट में जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है और जज है, उसके अलावा भी कई लोग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद से फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजन होता है, हम बहुत कम ही ग्राउंड पे उसे अपील कर सकते हैं, नो अपील जनरली नहीं होते हैं, और कंपैरेटिवली दिस इज लेस फॉर्मल देन ट्रायल। ट्रायल में विटनेसेस को बुलाया जाता है, तारीख रखी जाती है, यहाँ तो हम अपने डिसाइड से टाइम प्लेस सब कुछ नक्की कर सकती हैं पार्टीज, ठीक है। देख लिया, आर्बिट्रेशन खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में हम यही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कॉन्सिलिएशन। अभी कॉन्सिलिएशन है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। और यहाँ पे अभी सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू इसका भी दिया हुआ है। तो आर्बिट्रेशन, यहाँ कॉन्सिलिएशन है, ये लेस फॉर्मल फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन है। ट्रायल का भी जो इजियर फॉर्म है, लेस फॉर्मल फॉर्म है, वो कौन सा है, आर्बिट्रेशन। और आर्बिट्रेशन से भी लेस फॉर्मल कौन सा होता है, कॉन्सिलिएशन होता है, ठीक है। नाउ, कॉन्सिलेशन के केस में कोई भी प्रायर एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, दिस इज कंपेरेटिवली लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन। और पार्टीज, अभी देखो कॉन्सिलिएशन को भी हम एक बार समझ लेते हैं, आर्बिट्रेशन हमने एक बार समझ लिया ना। तो कॉन्सिलिएशन में पार्टी ए है और पार्टी बी है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया। अभी म्यूचुअली कंसेंट से कि चलो भाई हम अपना जो डिस्प्यूट है उसे कॉन्सिलिएशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, तो दोनों ने ही अपॉइंट किया किसको, कॉन्सिलिएटर को। अभी ये कॉन्सिलिएटर, ये जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया गया, कॉन्सिलिएटर ने अपना दोनों को रेकमेंड किया कि आप ऐसे करो, फैसिलिटेट किया कि वो जो आपका प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, उसे रिजॉल्व कर लिया जाए। अभी इसने अपना डिसीजन सुनाया, ठीक है। अब ये जो डिसीजन सुनेगा, पार्टीज के बीच में ऑप्शन होगा, ठीक है, वेदर टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेड डिसीजन और नॉट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेड डिसीजन। अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो जो डिसीजन रिकमेंडेटरी जो कॉन्सिलेटर ने सुनाया था
वो फाइनल भी बाइंडिंग नहीं होगा दोनों पार्टीज के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो एक रिटन एग्रीमेंट बनेगा दोनों ही पार्टीज के बीच में, और ये जो रिटन एग्रीमेंट होगा पार्टीज एग्री करेंगी और ये अभी फाइनल भी होगा और बाइंडिंग भी होगा इस चैप्टर में, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, यही सबसे मेजर डिफरेंस, दो मेजर डिफरेंस है। सबसे पहला ये डिसीजन वाला, आर्बिट्रेटर के केस में हमेशा ही डिसीजन फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा। कॉन्सिलिएशन के केस में हमारा डिसीजन अगर रिटन एग्रीमेंट बन गया, पार्टीज ने एग्री कर लिया, तो ही फाइनल और बाइंडिंग होगा। नाउ अभी यहाँ पे देखिए बोला है कंपेरेटिवली लेस फॉर्मल फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन, अभी ये समझ आ जाएगा आपको। और पार्टीज आर नॉट बाउंड बाय कॉन्सिलिएशन, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं जो रिकमेंडेशन कॉन्सिलिएटर ने दिया, और अगर एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया तो वो फाइनल हो जाएगा और बाइंडिंग होगा दोनों ही पार्टीज पे। अभी हम डिफरेंस देखेंगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के बीच का। तो इसमें भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, यहाँ पे भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, और इसको बोला जाता है आर्बिट्रेटर, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर, और यहाँ पे बोलते हैं उनको क्या, कॉन्सिलिएटर। डिसीजन मेकिंग कौन करता है, आर्बिट्रेटर होता है। यहाँ पे कॉन्सिलिएटर फैसिलिटेट करता है दोनों पार्टीज को कि वो कॉमन डिसीजन, कॉमन ग्राउंड पे उनका अपना जो डिसीजन है वहां तक वो पहुंच जाए। और यहाँ पे देखिए आर्बिट्रेटर के केस में जो डिसीजन होगा फाइनल और बाइंडिंग होगा, यहाँ पे डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग नहीं होगा जनरली। और फाइनल तब भी होगा जब पार्टीज ने रिटन एग्रीमेंट पे उसे एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, फॉर्मलाइज कर लिया है एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बना करके। लेवल ऑफ प्रोसेस ये बहुत ज्यादा मतलब कोर्ट से कम फॉर्मल होता है, बट कॉन्सिलिएशन से तो ज्यादा फॉर्मल रहता है, और ये कॉन्सिलिएशन लेस फॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद से रूल ऑफ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, द आर्बिट्रेटर एक्ट्स एज द जज, और यहाँ पे फैसिलिटेटर, इसका डिसीजन फाइनल है, बाइंडिंग इसका डिसीजन नहीं होता है। ये अपने दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी सुनेगा, अपना पर्सपेक्टिव देता भी है कॉन्सिलेटर। और यहाँ पे बाइंडिंग डिसीजन इसका होगा, इसका जनरली नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, अगर पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया तब फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मेडिएशन। अभी मेडिएशन ना ये भी एक अच्छा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ये इंडिया में पहले से भी किया जाता आ रहा है। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि अगर पार्टीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, म्यूचुअली अग्री करके कि चलो हम पंचायत में चलते हैं, अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व करेंगे, ठीक है, तो वो लोग जाते थे कहाँ पे, पंचायत में। उसी के तरीके से हमारा उसी के बेसिस पे बनाया गया है मीडिएशन। मीडिएशन का अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो की पॉइंट्स क्या हैं, देखिए यहाँ पे पार्टीज कैसे गई थी। पार्टीज हमारे यहाँ पे म्यूचुअली गई थी, ठीक है, खुद ही सुन के, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगा, जो मीडिएटर है इम्पार्शियल रहेगा। और एक बार हम प्रोसेस समझते हैं फिर आपको एक्सप्लिसिट कंसेंट का मतलब पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रोसेस चालू होता है, और यहाँ पे ना कॉन्फिडेंशियलिटी में हमको एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरत है। जो भी डिस्कशंस हो रही हैं मेडिएशन के प्रोसेस में, जो भी चीजें प्रेजेंट किए जा रहे हैं, वी कांट प्रेजेंट इट इन द कोर्ट एज एन एविडेंस, ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, और आप उसे कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। इसीलिए पार्टीज अपने जो भी व्यू पॉइंट्स है दे सकती हैं विदाउट फियर ऑफ एनी फर्दर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अभी एक्सप्लिसिट कंसेंट का हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा प्रोसेस है मेडिएशन का स्टार्ट होगा ना, तो सबसे पहले दोनों ही पार्टी से अपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट देंगी, मेरे डिस्प्यूट में ये है, मैं इस वजह से मेरा डिस्प्यूट अराइज हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये रेमेडी चाहिए वगैरह वगैरह, मेरी गलती ये नहीं थी, पार्टी की क्या गलती है वगैरह। अभी जो मीडिएटर है पार्टीज के साथ में ज्वाइंट डिस्कशन करेगा, ए के पार्टी समझिए ए है और हमारी पार्टी बी है, मीडिएटर दोनों के साथ में ज्वाइंट डिस्कशन करेगा। फिर मीडिएटर सिर्फ पार्टी ए के साथ डिस्कशन करेगा, फिर सिर्फ पार्टी बी के साथ डिस्कशन करेगा, ठीक है। उसके बाद से जस्ट अ मिनट, हाँ, उसके बाद से नेक्स्ट प्राइवेट डिस्कशंस हो गए। प्राइवेट डिस्कशंस के बाद से मीडिएटर है और जो पार्टीज है उनके बीच में नेगोशिएशन होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। और अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो लोग एग्री कर जा रहे हैं, जो लास्ट में सॉल्यूशन निकल रहा है, तो उसका एक एग्रीमेंट बनेगा और मीडिएशन हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा।
इसमें वो लोग क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसीजर दे देंगे। मेरे एग्जाम में पर्सनली आया था, उन्होंने मुझको ये वाला ब्लैंक छोड़ दिया था और ऑप्शंस दिया था कि कौन सा आएगा, अगर किसी ने चार्ट नहीं किया होगा तो उसे आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, हमने ये देख लिया पॉइंट्स क्या क्या है, और मीडिएटर का रोल क्या है कि जो कम्युनिकेशन है, जो नेगोशिएशन, जो भी पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है उसे फैसिलिटेट करेगा, इम्पार्शियल रहना है, उसे न्यूट्रल रहना है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए क्योंकि उन्हें दोनों ही पार्टीज को सुनना है और अपना फैसिलिटेट करना है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक्सपर्ट होना चाहिए वो, और क्रिएटर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी हम डिफरेंस देखेंगे आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन के बीच में। इसमें भी एक थर्ड पार्टी होती है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी इसमें भी होती है, बट यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलेंगे या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कब एक आर्बिट्रेटर होगा, एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर होंगे तो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जाता है, उसे मेडिएटर बोला जाता है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होती है, आर्बिट्रेटर के पास होती है। यहाँ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती मेडिएटर के पास, ये सिर्फ क्या करता है, सुलह करवाएगा, जो भी डिसीजन, जो भी डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है उसको हेल्प करेगा। पार्टीज का ज्यादा कंट्रोल होता है, ये पॉइंट वापस से मेरे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि पार्टीज रिटेन द कंट्रोल ओवर द आउटकम एंड डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट एनी प्रपोज्ड एग्रीमेंट और नॉट, और मुझे वहां पे ऑप्शंस दिए हुए थे। नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ डिसीजन। बाइंडिंग ऑफ डिसीजन इसका तो होता है आर्बिट्रेशन के केस में, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं होता है बाइंडिंग डिसीजन, अगर एग्रीमेंट बना लिया तो ही फाइनल एंड बाइंडिंग उनका डिसीजन होगा। एडवर्सरियल एंड कोलैबोरेटिव, अब एडवर्सरियल और कोलैबोरेटिव का हम डिफरेंस समझ लेते हैं क्या होता है। एडवर्सरियल में क्या होता है कि पार्टीज है ना, या तो वो जीतेंगी, या तो विन, या तो लूज। और कोलैबोरेटिव में क्या होता है, पार्टीज कोलैबोरेशन से, कॉमन ग्राउंड से दोनों का ही हित होगा उसमें, ठीक है। विन और लूज का सिचुएशन यहाँ पे अराइज नहीं होगा, दोनों ही पार्टीज को इंटरेस्ट में ध्यान रखते हुए एक कॉमन ग्राउंड पे दोनों ही पार्टीज को जिस पे फायदा हो ऐसे ग्राउंड्स को ढूंढ करके लास्ट में हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे आर्बिट्रेटर क्या करेगा, पार्टीज अपने अपने फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगी, या तो पार्टी ए जीतेगी, या तो पार्टी बी, या तो पार्टी ए हारेगी, या तो विन या तो लूज, ऐसा ही सिचुएशन आर्बिट्रेशन में रहेगा जैसा नॉर्मली कोर्ट में होता है, ठीक है। अभी स्टेटस ऑफ डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, इसका जनरली फाइनल एंड बाइंडिंग बाइंडिंग इनिशियली नहीं होता है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया तब होगा। अभी मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे, तो यहाँ पे फैसिलिटेटिव रोल मीडिएटर प्ले करता है और कॉन्सिलिएटर प्ले करता है मोर प्रोएक्टिव रोल, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। मेडिएशन में ना वो पार्टीज को हेल्प करेगा कि आप अपने सॉल्यूशन इस तरीके से निकाल सकते हो, पर मोस्टली पार्टीज क्या है, वो सॉल्यूशन खुद ब खुद निकालेंगे, ठीक है। कॉन्सिलेशन के बीच में वो फैसिलिटेट तो करेगा बट अपने सॉल्यूशंस को भी वो प्रेजेंट करेगा। पार्टीज के हाथ में ज्यादातर केसेस नहीं रहता है, कॉन्सिलेटर का भी उसमें हाथ थोड़ा हस्तक्षेप ज्यादा रहता है, इंटरवेंशन ज्यादा रहता है। मेडिएशन के केस में बहुत कम रहता है, रहता तो है पर कम रहता है, ठीक है। आउटकम में हमारा क्या आ जाएगा, आउटकम इज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, और यहाँ पे सेटलमेंट होगा पार्टीज के बीच में। एग्रीमेंट यहाँ पे होगा तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, और यहाँ पे जो एग्रीमेंट बनेगा उसको, ठीक है, सेम स्टेटस होगा उसका आर्बिट्रल अवार्ड जैसा, और आर्बिट्रल अवार्ड को हम क्या माना जाता है, डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट माना जाता है, तो इनडायरेक्टली ये भी डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट ही हो जाएगा। गवर्निंग लॉ यहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 होगा, और यहाँ पे गवर्निंग एक्ट हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 होगा। एक्सटेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ये बेस्ड ऑन ट्रस्ट है, बट यहाँ पे तो जो कॉन्सिलिएटर है एज वेल एज जो पार्टीज हैं बोथ आर बाउंड टू बी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। कोई ब्रीच नहीं कर सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी को, कॉन्फिडेंशियलिटी के मामले में कॉन्सिलेशन ज्यादा सही है, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट के बेसिस पे कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। फिर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट अगर होगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। जो प्रोसेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का होता है वही नॉर्मली प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा और कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। यहाँ पे जो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होगा उसे सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा, उसे हम ब्रीच ऑफ जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसे माना जाएगा, उसकी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट में जिस हिसाब से मैकेनिज्म है वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे नेगोशिएशन।
नेगोशिएशन जनरली बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। आप बिजनेस लाइफ में नॉर्मली देखो, जनरली देखो, नेगोशिएशन बहुत ही ज़्यादा फॉलो होगा। हमारे डेली लाइफ में भी नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा फॉलो होगा। पार्टी ए है, ठीक है, और एज वेल एज पार्टी बी है। समझ लो, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, दोनों के बीच में डील होने वाली है, ठीक है। ए पार्टी भी सोचेगा कि ये डील मेरे फेवर में ज्यादा हो, बी पार्टी भी सोचेगी ये डील मेरे फेवर में ज्यादा हो, ठीक है। अभी इसको लेके जो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सब क्या करेंगे, उसे नेगोशिएट करेंगे। ये उसको ऑफर देगा, ये उसको काउंटर ऑफर देगा। लास्ट, एट द लास्ट वो लोग क्या करेंगे, जो भी होगा एक कॉमन टर्म्स एग्रीमेंट पे आएंगे, टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस को डिसाइड किया जाएगा, और बाद में फिर एग्रीमेंट बनेगा। अगर एग्रीमेंट बन गया तो वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। अगर नहीं बन रहा है, जरूरी नहीं है कि उन लोगों का हमेशा वो एक एग्रीमेंट तक पहुंचे। ऐसा भी हो सकता है नेगोशिएशन कर रहे हैं पर नेगोशिएशन के जो भी एफर्ट्स हैं वेस्ट चले जा रहे हैं, वो फॉलो ही, वो कुछ काम का ही नहीं रह रहा है। और ये भी हो सकता है कि एक फाइनल रिजल्ट भी उनको मिल रहा है, ग्राउंड आ रहा है, और उनका एग्रीमेंट भी बन जा रहा है, ठीक है। नाउ अभी देखिए, वॉलेंटरी प्रोसेस होता है। पार्टी ए है और पार्टी बी है, वॉलेंटरीली नेगोशिएट करने के लिए राजी हो रहे हैं। दूसरा, ये जो प्रोसेस होता है ना, बहुत ऑनेस्टी के साथ किया जाता है, क्योंकि पार्टीज को डील फेच करना है, जो भी कर रहे हो, नेगोशिएट अपने फेवर में लेना है। तो दूसरे जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके कंपैरिजन में ये एक ऑनेस्ट प्रोसीजर बोला जा सकता है। ऑनेस्ट प्रोसीजर नहीं, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन पार्टीज के बीच में ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी किस बात की रहती है कि कौन किस नेगोशिएशन स्टाइल में बातें कर रहा है, कौन कितने अच्छे तरीके से अपनी पकड़ बना रहा है। अभी नेगोशिएशन प्रोसेस ना फॉर्मल भी हो सकता है एज वेल एज इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत बार जो पार्टीज को पता है मुझे ये डील क्रैक करना है, तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टीज अपने इंटरेस्ट को समझेंगे, प्रायोरिटीज उनकी क्या है, और पोटेंशियल एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ पे पार्टीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, ठीक है। थोड़ा कम उनको मिलेगा, पार्टीज बी का भी वहां पे ज्यादा फेवर रहेगा। उसके बाद से ओपनिंग, जब नेगोशिएशन प्रोसेस चालू होगा, प्रिपेयर कर लिया उन्होंने, हर एक पार्टी ने अपनी अपना। उसके बाद से ओपनिंग स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टेटमेंट में नेगोशिएशन प्रोसेस में अपने अपने स्टेटमेंट देंगे कि मैं जो जो उनको स्टेटमेंट्स देना है स्टार्टिंग में, किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, क्या है, किस चीज को लेकर वो नेगोशिएट करना चाहते हैं, उसे बोलेंगे। उसके बाद से बार्गेनिंग होगा, पार्टीज के बीच में बार्गेन करेंगे, और प्रपोजल्स जो है उसे बनाएंगे पार्टीज। एक्सचेंज, अगर उन्हें कुछ बार्गेनिंग करना है टर्म्स को, कंडीशंस को लेके, अगर क्वांटिटी गुड्स की है, प्राइस है गुड्स की, उसको रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग कुछ भी है, वो लोग नेगोशिएट करेंगे। हर एक चीज का गिव एंड टेक होगा नेगोशिएशन का। और बाद में जैसे ही कॉमन ग्राउंड पे सब लोग एग्री कर जाते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, तो क्लोजर हो जाएगा, एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। और जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ सब कुछ अब सही है, तो खत्म हो जाएगा नेगोशिएशन प्रोसेस। अभी देखिए, रोल ऑफ नेगोशिएटर क्या है, इसको ऊपर से पढ़ लीजिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव सॉल्यूशंस वो दे सके, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से इंपॉर्टेंस ऑफ नेगोशिएशन, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग है, ठीक है। आपको डील करना है, जाओ फटाफट से आप डील कर लो, वरना आप कोई भी और दूसरा प्रोसीजर चालू कर रहे हो, आर्बिट्रेशन ले रहे हो, कॉन्सिलेशन ले रहे हो है, या अगर इसके अलावा आप नॉर्मल कोर्ट वाले ट्रायल में भी जा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप में क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारा ए लिमिटेड है और सॉरी बी लिमिटेड है। जो डील दोनों कर रहे हैं, नेगोशिएट दोनों कर रहे हैं, बट ये भी हो सकता है कि डील उनका नक्की हो जाए और फ्यूचर में उनके रिलेशंस और भी सुधरेंगे, या जो उनके रिलेशन है वो मेंटेन रहेंगे, बिगड़ेंगे नहीं जनरली। और टेलर्ड सॉल्यूशन क्या है, पार्टी ई ए अगर अच्छे से नेगोशिएट कर ले रही है तो अपने फेवर में सॉल्यूशन को ज्यादा लेकर के आ पाएगी। पार्टी बी अगर अच्छे से नेगोशिएट कर रही है तो वो अपने सॉल्यूशन में नेगोशिएशन का जो भी रिजल्ट है वो ज्यादा लेकर के आ पाएगी, ठीक है, समझे। उसके बाद से कंक्लूजन बहुत इजी था। उसके बाद से डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड नेगोशिएशन हम देखेंगे। आर्बिट्रेशन में भी थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर कहते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरत है तो रखो, नहीं जरूरत है तो मत रखो। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आर्बिट्रेटर होगा, यहाँ पे पार्टीज खुद ज्यादा कंट्रोल रखती हैं, ठीक है। न्यूट्रल थर्ड पार्टी
उनके ऊपर डिसीजन इम्पोज नहीं कर सकता है। वो उसे सुनेगा, समझेगा, उन्हें अगर कुछ थोड़ा बहुत बताना है पार्टीज को तो वो बता सकता है, बट इम्पोज नहीं कर सकता अपने डिसीजन को। फॉर्मेलिटी क्या है? आर्बिट्रेशन कोर्ट के ट्रायल जैसा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है ये नेगोशिएशन से। नेगोशिएशन फॉर्मल भी हो सकता है एज वेल एज इनफॉर्मल भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी हमारा कैसा रहेगा? ये प्राइवेट होते हैं, मोर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। ये हमारा कॉन्फिडेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पार्टीज के एग्रीमेंट कैसा है, ठीक है। प्राइवेटली अगर रखेंगे तो कॉन्फिडेंशियल होगा, वरना उन लोगों का कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा। फाइनलिटी ऑफ डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, आउटकम नॉट नेसेसरीली उनका फाइनल हो जब तक एक एग्रीमेंट पे वो पहुंच नहीं जाते हैं, ठीक है। नेगोशिएशन कब तक होगा? जब तक दोनों ही पार्टी सेटिस्फाई नहीं हो जाते, और सेटिस्फाई हो गए तो उसके बाद में एग्रीमेंट में जो जो टर्म्स कंडीशंस हैं बताए जाएंगे और वो फाइनल और बाइंडिंग होंगे। एडवर्सरियल में हमारा ये ज्यादा एडवर्सरियल होता है, यहाँ पे हमारा ये कोलैबोरेटिव ज्यादा होता है, बट ये थोड़ा एडवर्सरियल भी होता है। यहाँ भले उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट आगे के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस में वो मेंशन करेंगे। ये थोड़ा एडवर्सरियल भी होता है, बट कोलैबोरेटिव ज्यादा होता है, और ये ज्यादा एडवर्सरियल होता है। कोलैबोरेटिव तो ये कहीं से भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से डिफरेंस बिटवीन मेडिएशन एंड नेगोशिएशन। मेडिएशन में भी एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, उसे बोला जाता है मेडिएटर। इसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। डिसीजन मेकिंग पावर मेडिएटर के पास होता है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर पार्टीज का ज्यादा उस पर कंट्रोल रहेगा। कम्युनिकेशन स्टाइल में मीडिएटर एक्टिव रोल प्ले करेगा। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वेरी कर सकता है, ठीक है। वो लोग टैक्टिक्स का भी यूज कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने हित में डिसीजन को लाने के लिए। नेक्स्ट गोल है, क्या है? टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। और यहाँ पे उनका क्या है कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम। हर एक पार्टी अपने बारे में ज्यादा सोचती है, यहाँ पे अपने बेनिफिट के बारे में ज्यादा सोचती है। बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर देयर ओन सेल्स। उसके बाद से कॉन्फिडेंशियलिटी। मीडिएशन प्रोसीडिंग्स आर मोर कॉन्फिडेंशियल। ये कॉन्फिडेंशियल भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। और यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेलिटी। ये हमारा ज्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है। ये इनफॉर्मल आर्बिट्रेशन से थोड़ा कम फॉर्मल होता है, बट वैसे तो फॉर्मल होता है। ये फॉर्मल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी उसके बाद से हमारा आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिलिएशन एंड नेगोशिएशन। थर्ड पार्टी को कॉन्सिलिएटर बोला जाता है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे कभी कभी जनरली लॉयर्स और उन सबको मेडिएटर रख लेते हैं सब। रोल ऑफ थर्ड पार्टी क्या होती है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी प्रोसेस में, डायलॉग एनकरेज करेगी और सॉल्यूशंस को तरफ लेकर के जाएगी। यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो वो वेरी करेगा। वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो सकता है असिस्ट करें, या फिर थोड़ा डिसीजन मेकिंग करते हैं, बट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इनका नहीं होगा। अल्टीमेट डिसीजन किसका होगा? पार्टीज का होगा। यहाँ पे किसका होगा? कॉन्सिलेटर का होगा, बट फाइनल एंड बाइंडिंग अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया तो ही होगा, वरना नहीं होगा। सेम गोस हेयर, बट यहाँ पे पार्टीज का ज्यादा कंट्रोल रहता है पूरे नेगोशिएशन के प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद से फॉर्मेलिटी ऑफ द प्रोसेस टिपिकली लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन, बट में इन्वॉल्व इनफॉर्मल डिस्कशंस एंड इंटरेक्शंस। और यहाँ पे नेगोशिएशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। काउंटर ऑफर्स होंगे, ठीक है। कंसेशंस दिए जाएंगे एक दूसरे, अगर वो डिमांड कर रही है सामने वाली पार्टी। फाइनलिटी हमारा जनरली नॉन बाइंडिंग होता है बाय डिफॉल्ट, और ये हमारे पार्टीज के एग्रीमेंट में डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट में जितना बोला है उतना बाइंडिंग होगा, ठीक। अगर एग्रीमेंट बन गया तब तो वो बाइंडिंग होगा ही। एडवर्सरियल या कोलैबोरेटिव, ये तो कोलैबोरेटिव है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नेगोशिएशन हमारा कोलैबोरेटिव भी हो सकता है, बट ऑल्सो एडवर्सरियल एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि पार्टीज अपने हित के बारे में ज्यादा सोचेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है लोक अदालत। लोक अदालत क्या बोला जाता है? पीपल्स कोर्ट, ठीक है। ये इंडियन लीगल सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जिसमें हमको एकदम जल्दी एक्सेसिबल है एंड स्विफ्ट है। ये तीनों लेवल्स पे प्रेजेंट होते हैं लोक अदालत, ठीक है। जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग तरीके के हो जाते हैं, जैसे कि फैमिली डिस्प्यूट कुछ हो गए, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स हो गए, बहुत बहुत कुछ, बहुत सारे एरियाज को कवर करता है। तो ये नेशनल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम्स भी इसके होते हैं। अभी ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच रखता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल ग्राउंड्स पे आप जा रहे हो। आप यहाँ पे कोई भी ग्राउंड्स पे जा सकते हो। फैमिली डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है।
उसके बाद से एडवांटेजेस ऑफ एडीआर, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एडीआर की बात कर रहे हैं। तो ऊपर हमने जो पांचों के पांचों टाइप्स डिस्कस किए हैं वो सारे साथ में आ जाएंगे। वायबल होता है, इकोनॉमिकल एफिशिएंट होता है, हमारा टाइम सेव करेगा, मनी मनी भी बचाता है हमारा, और यूजुअली प्राइवेट में होता है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। और मीडिएटर हो गया, आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर, या जो भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी को हम लोग रख रहे हैं, ये स्पेशलाइज एक्सपर्ट भी हो सकता है। और जब इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है ना, तब तो ऐसे केस में बहुत सही होता है, हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट को हम हमारा आर्बिट्रेटर कंसिलिएटर अपॉइंट कर सकते हैं। क्रिएटिव सॉल्यूशंस हमारे आ जाते हैं, सस्टेनेबल आउटकम्स, और क्योंकि पार्टीज खुद ही उसमें रहती हैं तो ग्रेटर सेटिस्फेक्शन होता है, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप एंड पर्सनल रिलेशनशिप में ऑल्सो सफर लेस। लोक अदालत का मतलब क्या होता है, पीपल्स कोर्ट। आइए एमसीक्यू फटाफट कर लेते हैं। और पंचायत इज फॉर्म ऑफ व्हाट, पंचायत इज फॉर्म ऑफ मेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, a dispute arose between Kapil and Amit due to collision between two vehicles riding these two, resulting in injuries to both. The dispute involves claim for compensation and damages. Kapil claims that accident occurred due to Amit's reckless driving. Amit argues that he has the right of way and the accident was caused by Kapil's failure to yield. The court has referred the case to Lok Adalat for a speedy resolution. Now, what is the primary objective of Lok Adalat in this case? To determine criminal liability, to impose binding decision, to facilitate voluntary settlement between Kapil and Amit, to prioritize financial compensation. तो option is हमारा ये, to facilitate voluntary settlement between Kapil and Amit. Now, fourth question, a dispute arose between small business owner Mrs. Megha and her supplier Mr. Raghavendra. When Mr. Raghavendra failed to deliver a consignment of raw material on time, causing production delays for Mrs. Megha business, Mrs. Megha claims that delayed delivery was resulted in financial losses and the damages for the business reputation. Mr. Raghavendra argues that the delay was due to transportation issues and that was beyond his control. But both the parties express a desire to continue their business relationship but are firm on their respective claims. To address the transportation issues raised by Mr. Raghavendra, the conciliator should disregard the reasons provided by Raghavendra, नहीं, इन्वेस्टिगेट द ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज टू डिटरमाइन फॉर, नहीं, इसका इन्वेस्टिगेट करने का काम नहीं होता है, ठीक है, फैसिलिटेट करने का काम होता है कॉन्सिलिएटर का। उसके बाद से एनकरेज मिस्टर रघुवेंद्र टू एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं। उसके बाद से एक्सप्लोर पॉसिबल सॉल्यूशन एंड कॉम्प्रोमाइज टू प्रिवेंट फ्यूचर डिलीज, बराबर, दिस वन इज करेक्ट। उसके बाद से Messrs. Nalanda Builders entered to contract with Messrs. Life Design Architect a construction project. The construction contract specifies the quality standard and the payment milestone. A dispute arose between both the parties having deferred solution and quality work and delivered the payment order. Messrs. Nalanda Builders claim that the Messrs. Life did not meet the agreed upon standard, leading to delays in additional cost. Messrs. Life Design Architect insist that the issue are minor and within acceptable industry standard. Both the parties express a willingness to resolve the dispute through arbitration as outlined in this contract. However, the arbitrator ensure impartiality and avoid the conflict of interest. How does the arbitrator ensure impartiality and avoid conflicts of interest? A. By openly expressing the biases during the proceedings. Bias तो उसे होना ही नहीं है, ठीक है? This one is incorrect. By maintaining transparent and fair decision making process. हाँ, this one is correct. Primarily, prima facie. By favoring the party with stronger legal argument, favor नहीं कर सकता, by disregarding the evidence that contradicts one party claims, ठीक है, this one is correct. And believe me guys, जितना इजीली हमारा चैप्टर खत्म हो गया, आने वाले चैप्टर्स भी उतना ही इजीली हमारा खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट के साथ हो जाएगा, और इजीली आप इसमें 60 प्लस स्कोर कर सकते हो। बस आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो करनी है और चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय।